जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक हमारे आरपीएफ एसआई यानी रेलवे के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसकी आज क्लास नंबर 5 है। और इस क्लास नंबर में यानी कि डे 5 है, इस क्लास में हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है उस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, उसके लिए हमें 4 क्लास की आवश्यकता रही है, क्योंकि एक क्लास में हम मैक्सिमम 17 से लेकर 18 क्वेश्चन ही करवा सकते हैं, है ना। तो अगले क्लास के लिए हमें वापस यानी अगला जब पूरा प्रैक्टिस सेट करना रहता है तो इसके लिए हमें 2 क्लास लगती है, ठीक है। तो उसी क्लास को मद्देनजर रखते हुए आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 5 है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होने वाला है भाई, 3rd होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट्स नंबर 3rd। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर क्या पूछे जाते हैं आप लोगों से। देखिए लिखा है यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है ना। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या दिया आपको क्वेश्चन में कि भाई 6, अच्छा ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 6 + 2√3, 6 - 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमावदार है, आपको थोड़ा सा घुमाएगा। देखिए कैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपको दिया है 6 + 2√3, 6 + 2√3, फिर उसके बाद 6 माइनस 2√3। एक बार ये किस में दिया है, एक बार ये प्लस में दिया है, एक बार ये माइनस में दिया है। का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आप जब तक इसका वर्गमूल नहीं करोगे, जब तक आप इसका वर्गमूल नहीं लिखोगे, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि इसका आंसर निकालने लग जाते हैं और जो वर्गमूल दिया हुआ है वो भूल जाते हैं। तो जो आंसर है वो आ तो जाता है लेकिन बहुत टाइम बाद, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भाई, a + b और a - b और a - b बराबर क्या होता है। तो ये होता है गुरुजी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से a को मानेंगे हम 6, b को मानेंगे हम 2। a को मान लेंगे 6, b को मान लेंगे 2, 2√3, ठीक है, 2√3। इसी प्रकार a का 6 और b का 2√3। तो अब हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखिए ए क्या है 6, यानी कि 6 का क्या कर लोगे आप, स्क्वायर कर लोगे। हाँ, बाद में क्या है, माइनस है बी का स्क्वायर। बी कितना है मेरे भाई, ये है आपका 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2, ये जो स्क्वायर करोगे आप वो 2 का अलग से होगा और √3 का अलग से होगा। जब √3 का स्क्वायर होगा तो करनी से जो है वो 3 बाहर निकल आएगा, कब, स्क्वायर करने पर, क्योंकि इससे ये खत्म हो जाता है लेकिन इस पे रूट अलग से चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा क्या राइट ने, अच्छा देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप भूल के जा रहे थे। अच्छा ये तो वो हमारा, ये तो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले पे हम ये नहीं चलाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम ये चलाएंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से 6 छंग 36, 36 ये बाहर निकला, 4 तिया हो जाएगा 12। अब 36 में से 12 कम करोगे तो बचता है आपका 24। क्या बचता है मेरे भाई, 24 रूट में। और ये क्या देगा आपको, ये देगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो 4 छंग 24 क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2 × 2 × 2 8, 8 तिया का 24। और ये जब रूट में रहेगा तो बाहर केवल यही निकलेगा, क्योंकि इनका ही जोड़ा बन रहा है। और अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा 6। तो 2√6, 2√6 ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्या है, 2√6, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग बताइएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। ठीक, चलिए देखिए क्या दिया आप लोगों को, आपको दिया कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। उसने कितनी राशि उधार ली थी, ये आपसे पूछा गया है। तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, ये आपसे पूछा है। एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। 3 साल बाद 1952 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। उसने कितनी राशि उधार ली थी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल मैं मान के चल रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना मानूंगा, चलिए ठीक है, प्रिंसिपल मान लीजिए आप पी, है ना, और इस पर 9% की रेट से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए क्या मिलेगा, कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसे इतना लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 3 वर्ष के लिए दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि इतने रुपए का अगर उसको लाभ प्राप्त हुआ है, तो यहां से 27p/100, 27p/100, ये जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अगर हमें अमाउंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, साथ में प्रिंसिपल। अब उसके बाद प्रिंसिपल, अब क्या आएगा आपका 1+r, आर है आपका 10% बटे में 100, और समय जो है वो आपको 3 वर्ष का दे रखा है, यानी ऊपर एन, एन की जगह लिखोगे आप 3। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने पी ही मान रखा है, प्रिंसिपल को हमने पी ही मान के रखा हुआ है। तो यहाँ से जो आएगा वो हमारा अमाउंट आएगा। अगर इस अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को कम कर दूं तो क्या बचेगा, हमारा ब्याज बचेगा। ठीक है, बिल्कुल जी सर, ब्याज बचेगा। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो पी, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 पे पावर कितनी, 3 माइनस का पी। ठीक है, अब पी तो यह है ही अपना भार, 11 जो है वो हो जाएगा भाई 1331 बटे ये कितना हो जाएगा 1000, माइनस का क्या चल रहा है, माइनस का चल रहा है पी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो पी के ये किस में रहेगा, इनटू में रहेगा, पी के ये किस में रहेगा, इनटू में रहेगा। ठीक है, और माइनस का पी तो है ही। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक ले लीजिए, यानी कि यहाँ से आपने क्या किया, 1331 है ये, तो 1331 पी, 1331 पी बटे में 1000 ले लिया आपने एलसीएम, 1000 इधर त्रिज्या गुणा करेगा तो 1000 कितना आ जाएगा, 1000 पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो मिला वो क्या मिला, वो मिला मेरे भाई 1331 पी माइनस का 1000, ये आपका जो मिला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। हम क्या करेंगे, 1331 है, माफ कीजिए 1331 पी। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 3 वर्ष बाद इतने का लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि जब अब साधारण ब्याज में आपको कुछ पैसा मिल रहा था, लेकिन जब आपने उसे कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में दिया, तो आपको कुछ पैसा मिला लेकिन एक्स्ट्रा मिला। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपको क्या दे रखा है, 1952 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर कितना है, बटे में 100 है, तो इसको 1000 बनाने के लिए ऊपर भी 0 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 0 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का देख लीजिए आप डिफरेंस, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या देखना है, हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो डिफरेंस देखोगे आप, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो गुरु जी अगर ये 300 होता तो केवल 31 का आता, लेकिन 61 पी का डिफरेंस आ रहा है, और बटे में 1000 तो चलेगा ही। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई, 1952, 1952 डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पर कितनी बार, 3 बार चला जाएगा ये, तो 3 बार में कितना हो रहा है, ये हो रहा है 183, 183 बचा कितना, अब ये जो बचेगा आपका वो 12 बचेगा, है ना, बिल्कुल। तो 122 हो गया, यानी कि 2 बार, 2 बार। तो अगर हम बात करें तो 32 बार ये इसको पूरा पूरा काट लेगा, 1952 को 32 बार में 61 पी ने काट लिया।
तो पी का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 32 इंटू 1000, 32,000 रुपए। कितना आ रहा है मेरे भाई? 32,000 रुपए। 32,000 रुपए या आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा और कैसे मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि 7,500 नहीं, 75,000 रुपए की राशि पर 2/5/3 वर्ष, 2/5/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष की अवधि के साथ साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 75,000 रुपए, 75,000 रुपए आपके पास क्या है? प्रिंसिपल है 75,000 रुपए। ठीक है, 2/5/3%, 2/5/3%, इसको सॉल्व करोगे, 5 3 दूना 6 5 11/3%, है ना? ठीक है, तो 11/3% है, 11/3% है। टाइम क्या दे रखा है आपको? 5 वर्ष का समय दिया हुआ है आप लोगों को, 5 वर्ष का आपको समय दिया है। बटे में आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बताना है? यहाँ से आपको ब्याज बताना है कि साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 25 से 75 चला जाएगा। ठीक है, अब कितना बचता है आपके पास? ये बचता है आपके पास 1250 इंटू 11। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11×5 = 55 हो जाएगा। ठीक है, 11×2 = 22, 5 = 27 और उसके बाद 11×2 = 13, यानी कि 13,750 रुपए, 13,750 रुपए। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 13,750 रुपए आपको साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों को दिया है 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज बताइए। 73 दिन का साधारण ब्याज बताइए। देखिए आपको जो राशि दे रखी है वो दे रखी है मेरे भाई 48,750 रुपए, 48,750 रुपए ये राशि है। ठीक है, और दर परसेंट की अगर हम बात करें तो 16% रेट है ना। 73 दिन का आपको समय दे रखा है, लेकिन जो दर है वो वार्षिक है, तो इस दिन को 365 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर लोगे? वर्ष में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में क्या आता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर में आपको जो मिलेगा वो साधारण ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये चला जाएगा 1/5 बार, क्योंकि 73.365 होता है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 5×9 = 45, बचा 3, 5×7 = 35, 5×5 = 25। ठीक है, अभी 2 से चला जाएगा ये 5 बार, 2 से जाएगा ये 8 बार। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5×9 = 45, पसम 25, पचम 25, हासिल 8, 8×5 = 40। ठीक है, और 9, 8×72, 4×76, हासिल का आया 7 और 15, 1560 रुपए, 1560 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1560 रुपए। ठीक है, क्लियर है सभी? किसी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक और बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? देखिए एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर दे रहा है। ओके, यदि दोनों पाइपों को आप एक साथ खोलोगे, ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोलोगे तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक पाइप है जो 20 मिनट में भर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, तो हम क्या करेंगे कि भाई एक पाइप है मान लीजिए ए, और ये भरने वाला पाइप है, तो ये 20 मिनट में टंकी को भर देगा। यानी कि ये भरने वाला पाइप है तो आप प्लस लगा दीजिए। एक पाइप है बी जो कि इसको 60 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर? 60 मिनट के अंदर खाली कर देगा। ठीक है, 60 मिनट के अंदर खाली कर देगा। दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है मेरे भाई 60। तो 60 जो है ये लीटर में आएगा, किसमें आएगा? लीटर में आएगा। क्यों?
क्योंकि ये जो एलसीएम आता है दोनों का, वो टंकी की क्या होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि टंकी कितने लीटर की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे पाइप ए और बी के भरने की और खाली करने की। तो 20 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे, 20 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। और 60 से जब 60 को डिवाइड करोगे कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। कहने का तात्पर्य ये है कि नल ए जो भरने वाला है वो 3 लीटर पानी डालता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और नल बी है वो 1 लीटर पानी निकालता है कितने, 60 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से टोटल टंकी जो है वो 60 लीटर की है, टोटल टंकी जो है वो 60 लीटर की है। और जब दोनों नल एक साथ चलेंगे ए और बी, दोनों नल एक साथ चलेंगे ए और बी, तो ये 3 लीटर पानी डालेगा और 1 लीटर पानी निकाल देगा, यानी कि टंकी में 2 लीटर पानी ही जाएगा, यानी कि सीधा सीधा उसे 30 मिनट का ओवरऑल उसे समय लगने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके मिक्सचर एलिगेशन से पूछा गया है ना। देखिए 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण में सांद्रता 60% हो जाए। ओके, तो देखिए 25% सांद्रता 25% सांद्रता वाले 36 लीटर, कितना, 36 लीटर, यानी कि 25% सांद्रता सांद्रता वाला 36 लीटर आपके पास क्या है, संतरे का रस। 36 लीटर आपके पास संतरे का रस है। 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि ओवरऑल आपको 60% मिश्रण सांद्रता 60% हो जाए। ओके, चलिए तो यहाँ पर 60 में से 25 को कम किया तो ये आ गया आपका 35%, क्लियर है। चलिए उसके बाद यहाँ से 80 में से 60 को कम किया तो ये आ गया आपका 20%। परसेंट से आप परसेंट हटाओगे, 5 से जाएगा आपका 4 बार और 5 से जाएगा आपका 7 बार, तो 4:7, 4:7। इस रेशियो में आपके पास लीटर, यानी कि ये जो आती है वो हमारी मात्रा आती है, तो इस लीटर में भाई मिलाया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ये जो 4 रेशियो आया है वो किसके लिए आया है, वो 25% के लिए आया है, जो कि कितना लीटर है, 36 लीटर है। तो भाई 4 रेशियो की वैल्यू 36 लीटर है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 9, एक रेशियो की वैल्यू 9 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है कि कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, 80% सांद्रता वाले की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं एक्स लीटर। अब एक्स लीटर का हमें मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, तो 7 नाम 63, यानी कि भाई इसका जो मान आ चुका है वो आ चुका है 63 लीटर, 63 लीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 63 लीटर, है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या दिया आपको, एक्स एक काम का 25% 20 दिन में कर लेता है ना, पूरा काम करता है। ओके, एक्स वाई के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। तो वाई उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है कि भाई जो वाई है वो अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए एक्स एक काम का 25% 20 दिन में कर सकता है। भाई एक्स कोई व्यक्ति है जो कि एक काम का कितना परसेंट, 25%। तो देख लीजिए आप भाई 25%, जैसे ही आप परसेंट हटाओगे, अच्छा 25% कितने दिन में कर रहा है, 25% करने में 20 दिन का समय लगा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि 1% करने में कितना समय लग रहा है, 1% करने में 20/25 का समय लग रहा है, यानी कि हमें टोटल काम कितना करना है, 100% करना है, पूरा करना है। तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 40 दूनी 80, ठीक। तो यहाँ पर 80 दिन को उसका समय लगने वाला है पूरा काम करने के लिए। इससे अच्छा हम क्या करेंगे भाई, जब 25% काम करने में उसको 20 दिन का समय लग रहा है, तो 25 में 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 100% काम हो गया और ये भी 100% का दिन आ गया, यानी कि एक्स
पूरा काम 100% काम 80 दिन में कर लेता है। ठीक, उसके बाद y के साथ शामिल हो जाता है और वह मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में कर लेता है। बचा हुआ काम मतलब क्या होगा मेरे भाई, 75% काम को 75% काम को 15 दिन में कर लेता है। जबकि हमें 100% काम करवाने हैं, 100% काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से कर देंगे डिवाइड, इसको भी 3 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 25%। यानी कि 25% काम को दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि हमें पूरा काम करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100% काम को दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों मिलकर पूरे काम को 20 दिन में करेंगे। बस यहां से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई, 80 आ रहा है। और जब आप इसको 80 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि भाई ये जो 1 आया वो किसका मान आया, x का आया है, तो x की जगह रख दोगे आप 1, और x बाय दोनों का मिलाकर जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है। यानी कि बाय की क्या रही होगी, 3 रही होगी। x का मान 1, बाय का मान 3। अब क्या पूछा आपसे, y उसी काम को अकेला, कौन सा काम, वही 80 काम, इसी काम को अकेला अकेला 3 की क्षमता से, और 3 की क्षमता से तो 3 दूना 6 बचा 2, 3 छंग 18 बचा 2, डिवाइड करोगे 3 से, यानी कि इतने डेज का समय लगने वाला है। 26 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2016 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था, है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 8, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में, हाँ देखिए 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्सों में 7,740 रुपए का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। देखिए ए बी सी, ए बी और सी तीनों का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 5:2, 5:2:8। ठीक, बोला क्या गया कि ए और सी के हिस्सों में अंतर, ए और सी के हिस्सों में अंतर जो है वो 3 के रेशियो में है, और वहां अंतर जो आपको बताया जा रहा है वो 7740 का बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक रेशियो का आप मान निकालोगे, 3 दूना 6, बचा कितना आपके पास, एक बचता है, यानी कि 3 5 15, 3 8 24। एक रेशियो का मान आया है 2580 रुपए, कितना आया मेरे भाई, 2580 रुपए। अब हमें किसको चाहिए, अब हमें पूरा कुल राशि निकालनी है, तो कुल राशि तो वही होगी जो रेशियो में है, कुल राशि। ठीक है, तो तीनों की मिलाकर कुल राशि हो रही भाई 15 के रेशियो में, यानी कि 15 से कर देना आप मल्टीप्लाई, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 15 8 120, 15 5 75, और ये हो जाएगा 87, यहाँ से लाया 18, 15 दूनी 30, 40 और 48। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 48,700, हाँ 38,700, आई एम सॉरी 38,700। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, ऑप्शन सी, 15 दूनी 30, और ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 38,700 रुपए। ओके, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। यदि आप लोगों को दिया हो ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः क्रमशः 30 दिन व 40 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले बी से शुरुआत करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए ए अगर किसी कार्य को करता है तो वो अकेला 30 दिन में कर सकता है, अगर बी अकेला उसी कार्य को करे तो उसे 40 दिन का समय लगने वाला है। एलसीएम लेकर टोटल वर्क हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये जो आया है मेरे भाई वो आपका कुल कार्य आया है, क्या आया है, कुल कार्य। ठीक है, तो जब आप इसको 30 से डिवाइड करोगे कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, और 40 से डिवाइड करोगे कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 ये जो है वो हमारा आ चुका है, कितना, 4 और 3, ये हमारा एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ चुकी है। ठीक है, अब जो है बी से आप स्टार्ट करवा रहे हो, दोनों एकांतर यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले दिन काम किया वो बी ने किया, फिर उसके बाद ए ने काम किया, यानी कि दोनों का अगर काम मिला दिया जाए तो 2 दिन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक दिन ये करेगा, ठीक है, और एक दिन ये करेगा, टोटल कितना दिन हो गया भाई, टोटल 2 दिन का समय हो गया। 2 दिन के अंदर आप देखते हैं काम कितना हो रहा है। तो भाई जो ए का काम है वो कितना है, बी का काम है वो 3 है,
ए का काम कितना है 4 है, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर अगर काम किया तो 3 और 4 यानी कि 7 काम हो गया। 7 काम तो हो गया मेरे भाई, लेकिन ये 2 दिन के अंदर हुआ है। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। हमें जो है वो 120 काम करना है और 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना 7 2 दिन का काम है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, नहीं, 7 7 19, 7 17, 7, लेकिन 7 का कर रहे हो आप, हाँ, 7 धाम 70, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7। अब बचा कितना? 5 बचा आपका, 7 7 49, 7 7 49, यानी कि 17 दिन लगने वाले थे अगर ये 1 दिन का काम होता तो, लेकिन 2 दिन का काम है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 34 दिन का समय तो आपको यही लग चुका है। 34 दिन का समय तो आपको यही लग चुका है। और बी से स्टार्ट करते हुए ए तक हमने खत्म कर दिया, वापस बी स्टार्ट करेगा। काम कितना बचा? 17 7 119 काम तो ही गया। अब आपका केवल अब आप जो है वो आपका केवल और केवल कितना काम बचा है? केवल एक काम बचा है, और करना किसको है? बी को करना है। तो 34 सही 1/3, 34 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार, बताइए क्या आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5, 7:5 है। उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है, ठीक है। और यदि वह क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर दें। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आया इसका? कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है ना। देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, देखिएगा क्या। आय बराबर होती है किसके? आय बराबर होती है किसके? व्यय प्लस बचत के, व्यय प्लस बचत के। इससे दो फॉर्मूले और निकल कर आते हैं आपके। यदि आप आय में से व्यय कम करते हो तो क्या बचती है? बचत बचती है, ठीक है। दूसरी चीज आय में से जैसे आपने व्यय कम किया है, इसी प्रकार आप बचत भी कम कर सकते हो। तो फिर आपने कितना खर्चा किया है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजों पर आप जो है वो आपको काम करना होगा, तब जाकर के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई। देखिए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7। देखिए 7 और बचत दोनों अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 7:5, 7:5 के रेशियो में 7:5 के रेशियो में आय है। आय अगर आय का रेशियो देखा जाए, तो आय दो व्यक्ति है, मान के चल रहा हूँ ए और बी दो व्यक्ति है, जिनके आय का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई? 7:5। कितना है? 7:5, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इनका व्यय यानी कि जो खर्च है, खर्च का रेशियो है वो कितना है? वो है आपका 9:7, 9:7, ठीक है, 9:7, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो क्रमशः 1700 और 1100 रुपए की बचत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आय चीज एक अलग होती है, वह चीज एक अलग होता है। दोनों का आपको रेशियो दे रखा है। यदि आपको ओरिजिनल राशि माननी है, यदि आप लोगों को ओरिजिनल राशि माननी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा गुरुजी? उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं जो कि बहुत ही सरल होने वाला है। क्या? मैं बताता हूँ। देखिए आपको मालूम है कि क्रमशः वह 1700 और कितना बचा रहा है मेरे भाई? वो बचा रहा है 1100। तो 1700 कौन? ए बचा रहा है, और 1100 कौन बचा रहा है? बी बचा रहा है। तो अगर हम बात करें कि भाई उन्होंने 1700, एक ने 1700 और एक ने 1100 रुपए बचाए, है ना। तो अब उन्होंने खर्च कितने किए? जिसने 1700 बचाया उसने 9 के रेशियो में खर्च किए। तो भाई ये रेशियो में आप एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स से
आप इधर मल्टीप्लाई कर लो ताकि ताकि जो है वो आपकी राशि निकल के आ जाए भाई इसने कितना खर्च किया। तो खर्च और बचत दोनों को प्लस कर देते तो आय निकल आती है बिल्कुल। तो इसने 9x का खर्चा किया था और इस भाई ने जो किया था वो 7x का खर्चा किया था। दोनों को हमने प्लस कर दिया तो अब आ गई आय। ऊपर वाले की आय आपको मालूम है 7 है, नीचे वाले की आय आपको मालूम है 5। ठीक है, 3x मल्टीप्लाई करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17×5 = 85, यानी कि 8/500 प्लस 9×5 = 45x। ठीक है, 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7700, 7700 प्लस 7×7 = 49, 49x। ठीक, ये जो है वो चला जाएगा बराबर के बाद। ठीक है, अगर ये बराबर के बाद गया तो फिर ये बराबर के पहले आना है। जी हाँ, यानी कि 8500 में से 7700 हम कम कर देंगे और यहाँ 49x में से 45x को हम कम कर देंगे। तो देखेंगे जरा कम करने के बाद राशि क्या आने वाली है। यहाँ पर 800 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 4x। क्लियर है। चलिए, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, x का मान आ जाएगा 200। x का मान 200 आ गया। प्रत्येक की संगत आय ज्ञात करनी है। अब सुनिए, x का मान 200 आ गया, यानी यहाँ आप x का मान रखिए तो भाई जो a का व्यय है वो कितना हो जाएगा 9 × 200, यानी कि इसका जो आय है व्यय है खर्च है वो 1800 है और इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई 1400 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम है कि जो व्यक्ति ए है वो खर्च कितना कर रहा है 1800 और उसने बचत कितने करी 1700 की। तो 1800 और 1700 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। तो 1800 और 1700 जो है गुरुजी वो आ जाएगा आपका 3500 आ जाएगा। 3500 बिल्कुल, यानी कि ए की जो आय हो गई मेरे भाई, ए की जो आय हो गई वो हो गई 3500 रुपए। कितनी, 3500 रुपए। और बी की आय कितनी हो जाएगी। बी के लिए आप यही कर सकते हो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये है कि 7 से जब आप 35 को डिवाइड करोगे तो 500 बार जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू 500 आ गई तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। यानी कि बी का जो मान है वो हो जाएगा आपका 2500 रुपए, है ना। आप चाहो तो आप जोड़ सकते हो कैसे कि भाई जो बी है उसने कितना खर्च किया 1400 और बचाया कितना 1100। 1400 और 1100 कितना हो जाता है बताइए, 15, 10, 25। इस प्रकार इन दोनों की आय है 35 और 25। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। 8:5 हो जाता है। देखिए, पहली दो संख्या हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी दो संख्या है जो कि 3:2 के अनुपात में। एक्स से हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओरिजिनल संख्या बन गई है। अब 3x/2x, क्योंकि रेशियो है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी है ना। तो अब पहली संख्या और दूसरी संख्या 8 से घटाएंगे, यानी कि इसमें से 8 और इसमें से घटाएंगे 6। तो घटाने पर क्या बन रहा है, संगत अनुपात 8:5 हो जाता है। 8:5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 40। ठीक है, 8 इधर 8 दूनी 16x माइनस 48। ठीक है, अब इस 15 को आप इधर लेकर जाइए, यानी कि 16x में से 15x को कर दिया आपने कम, ये 48 इधर आ जाएगा प्लस का, तो प्लस के 48 में से 40 कर दिया आपने कम, तो यहाँ आ गया आपका 8 और यहाँ आ गया आपका x का मान क्या है, x का मान आ गया 8। x का मान 8 आ गया तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान रख दीजिए, आपकी संख्या निकल आएगी, यानी कि 8 × 24 x का मान रखने पर और 8 दूनी 16 x का मान रखने पर। ठीक है, तो 24 और 16 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद हमारे 6 क्वेश्चन और बचेंगे। टोटल जो आज हमने क्वेश्चन लिए वो 18 लिए हैं, 18 है ना। चलिए तो बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट ए और द्वितीय छूट बी है, द्वितीय छूट जो है
वो क्या है, B% है। इसके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? दोस्तों साथियों, एक फॉर्मूला होता है छूट का, है ना। हालांकि ये वृद्धि कमी जो दर्शाते हैं कि मैं जैसे वृद्धि, इतनी की वृद्धि हुई, इतने की कमी हुई, ठीक है, तो टोटल आपको क्या हो गया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम इसमें भी इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या है, वो है आप लोगों के लिए एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये किसके लिए है, ये वृद्धि कमी के लिए है। किसके लिए मेरे भाई, वृद्धि कमी के लिए। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो हमारा डिस्काउंट है, छूट यानी हमारा जो डिस्काउंट है, वो हमेशा नेगेटिव टर्म होता है, माइनस होता है। इसी कारण से यहाँ पर प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, केवल माइनस होगा, माइनस। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, अच्छा स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में यहाँ तो प्लस ही रहेगा ना, ठीक है, यहाँ तो प्लस ही रहेगा। बाद में जो मैंने प्लस माइनस लिखा है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके वृद्धि कमी पर। यदि वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। लेकिन यहाँ पर छूट का हमें मालूम है कि ये ऑलवेज माइनस में रहता है, नेगेटिव टर्म है। इसी कारण से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे का 100, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। समझे? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 30। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या दिया है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, देखिएगा। देखिए, एक कार का अंकित मूल्य दे रखा है आपको 5 लाख रुपए। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि आफ्टर टू डिस्काउंट, दो डिस्काउंट देने के बाद, दो छूट देने के बाद आप कार कितने में खरीद कर ले जा रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। चलिए तो बताइए कि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपको एमआरपी दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे भाई, एमआरपी दिया हुआ है 5 लाख रुपए। आप 10% की एक छूट दे रहे हो, यानी कि 90% में सेल कर रहे हो। जैसे ही परसेंट हटाया बटे में 100। 8% की छूट दे रहे हो, यानी कि 92% में सेल करोगे, परसेंट हटाया बटे में 100। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ठीक है। अब क्या बचता है आपके पास, तो गुरुजी अगर हम बात करें इसका, इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो तो ये ऑलरेडी है ही, 5 दूना 10 की एक जीरो हो गई, हासिल एक, 46, 45 और एक 46, मिनटू कर दीजिए आप 90 का, 3 जीरो आपकी लास्ट में आ जाएगी, सभी में है कोई बात नहीं। 9 छक 54, इकाई का अंक 4। क्या बात कर रहे हो सर, 9 छक 54। कार बेचते समय कुल कितनी छूट दी गई है, ये आपसे पूछा है। ओके ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। 9 छक 54 बचा 5, 9 चुक 36 और 5 41, यानी कि फाइनली आप 4,14,000 रुपए में बेच रहे हैं। 4,14,000 रुपए में बेच रहे हैं, कितने की चीज, 5 लाख की चीज 4,14,000 में बेच रहे हैं। यानी कि आपने कुल 86,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ओवरऑल आपने 86,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ऑप्शन नंबर ए। समझे कुछ? आपने क्या किया है कि 5 लाख रुपए निर्धारित कर दिया एमआरपी, कि भाई एमआरपी जो है वो हम 5 लाख रुपए रखते हैं, उस पर दो डिस्काउंट दे दिया, तो आफ्टर डिस्काउंट आप कितने में सेल करोगे, तो आपने 4,14,000 में सेल कर दिया। यानी कितने की छूट दे दी, 5 लाख की देने वाले थे, 4,14,000 में सेल कर दिया, तो 86,000 की आपने छूट दी। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 5 लाख रुपए की चीज है, 5 लाख रुपए की चीज है, इस पर पहला 10% का डिस्काउंट, फिर 8% का डिस्काउंट। अच्छा, दो बार डिस्काउंट है तो बटे में कितनी जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल आउट हो गई। ये कितना हो जाएगा, 8 पंचालीस, यानी कि 40 और 8 पंच 40, बाकी कितनी जीरो बचती है, ये बचती है आपकी 2 जीरो, 4,000 की छूट। क्या बात कर रहे हो? फिर तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, हटाओ इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि आपने 10% की, सबसे पहले 10% की छूट दी ना, तो आपने 10% की छूट दी, यानी कि एक जीरो हटा दीजिए, 50,000 की छूट दे दी। यानी कि अब आप कितने में बेचना चाह रहे हो,
4,50,000 में, लेकिन फिर भी आपने 8% की छूट फिर दे दी, तो अब 8% निकालिए इसका, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्योंकि देखिए जब आपने 10% की छूट दी तो भाई आपने 50,000 की तो वही छूट दे दी। ठीक, उसके बाद 8% और निकालिए, तो 8% कितना हो रहा है, 00, 5 8 40, 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32। अगर हम इसकी बात कर लें, 8 चौक 32, 8 5 40, 32 और 36, 36 है ना, यानी कि टोटल टोटल 86,000 की जो मिली हमें वो छूट मिली है। ठीक है, ये थोड़ा बेस्ट, ये बेस्ट है, यहाँ बार बार करोगे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई आपका, 14। बताएंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बताइए। हम्म, हाँ जी, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि कितना लाभ इनको होने वाला है, वो आपको जो है वो ज्ञात करना, फाइंड करना। क्लियर है, चल आते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 32 वस्तुओं का 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 32 आर्टिकल्स है, 32 वस्तुएं हैं, इनका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 16 बार, यानी कि 16 वस्तुओं का एसपी बराबर 19 वस्तुओं का सीपी। ठीक है, अगर हम बात करें सीपी और एसपी की, एसपी और सीपी की, ठीक है, तो एसपी यही रहेगा हमारा, सीपी यहाँ आ गया, बराबर 19/16, सीपी 16, एसपी 19, यानी कि 16 की वस्तु को आप 19 में सेल कर रहे हो, तो 3 का प्रॉफिट किसके ऊपर, हमेशा सीपी के ऊपर। सीपी कितना है, 16। ठीक है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड किया 4 बार, 4 से डिवाइड कर लिया 25 बार, और 25 दिया हो जाता है आपका 75, 75/7, 75/7, तो 18 × 72, बचा कितना, 3, 75, 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकेंड सन 2000 की बात है, शिफ्ट वन सन 2022 में आपसे पूछा गया था, आज से 2 साल पहले की ये बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से रह जाता है। ओ माय गॉड। ठीक है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करे तो वह न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक पा लेता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या बताइए कि वह कितने अंक प्राप्त कर रहा है ना। चलिए तो देखिए 46% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो 100% मार्क्स होते हैं जिसमें से 46% अंक प्राप्त कर रहा है, तो भी वो 10% अंक से रह 10 अंक से रह गया, तो कहीं ना कहीं उससे 10, उसको 10 अंक और दे दो, तो अब ये जो है वो इसके पासिंग मार्क्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं मेरे भाई, पासिंग मार्क्स इसके आ चुके हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स आ चुके हैं। अब क्या करेगा वो, अब वो 52% अंक प्राप्त करेगा। अब वो गुस्से में 52% अंक प्राप्त करेगा, तो अब पास होने से 8 अंक अधिक लेकर आया है, यानी कि इसको आप हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए इस 8 अंक को, अब ये भी आपका जो है वो पासिंग मार्क्स हो चुका है। अब यहाँ भी वो पास हो चुका है। ठीक है, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं भाई 46% है आपका, 46% प्लस 10 है, 46% प्लस 10 है, और यहाँ पर जो है वो कितना है, वहां यहाँ पर है 52% माइनस का 8। ठीक है, ये 46% बराबर के बाद जाएगा और ये 8 इधर आएगा, तो 10 में से 8 को कर लोगे आप कम, और यहाँ 52% में से 46% को कर लोगे आप कम। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 6% का जो मान है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि 1%, 1% का मान क्या आएगा, तो गुरु जी 1% का 1% का जो मान आएगा, अरे 1% का जो मान आएगा वो आएगा 2/3, 2/6, 2/6। लेकिन हमें जो है वो 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमें अंकों का पता करना है कि अंक कितने थे। तो अंक कितने थे प्यारे भाई, हमारे जो अंक थे
वो कितने थे? हाँ 46 था ना, 46 52। ठीक है, तो जो हमारे अंक थे वो कितने थे? तो वो थे गुरुजी 100/3, 100/3 अंक, है ना। यानी कि 100% का मान आ गया 100/3। अब आपसे क्या पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आप ये भी ले सकते हो भाई, और आप ये भी ले सकते हो। मैं बेस्ट कौन सा लेके चलूंगा ये, ठीक है, ये वाला बेस्ट लेके चलूंगा। तो देखिए आप क्या करिए, 100/3 का 100/3 का 52% निकालकर 8 खत्म कर दीजिए, 8 को क्या कर दीजिए आप, कम कर दीजिए। इसमें से 8 को कर दिया आपने कम, तो हमारा उत्तीर्ण अंक पता चल जाएगा हमको। 13 × 52, है ना, ये हो गया आपका कितना, 1400। क्या बात कर रहे हो आप, परसेंट है ना, परसेंट है। इसमें से इसको कर लेंगे कम, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। यानी कि अब जो है अरे 1% का हमने मान निकाला था, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यहाँ से भाई। 1% का अगर हमने मान निकाला है, 1% का मान कितना आया, 2/6। कितना आया, 2/6। हमें पासिंग मार्क्स चाहिए जो कि 52% -8 है, तो हम डायरेक्ट इसका 52% भी तो निकाल सकते हैं। 52%, इसका आप 52 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से कितनी बार चला गया, 3 बार, 3 से चला गया 14 बार। कितनी बार, 14 बार। यानी कि 52% का मान आया 14, और 14 में से 8 कम हुआ तो 6। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं जरा कैसे क्या सॉल्व करना होगा इसको, कि 46% अंक प्राप्त करने के बाद भी 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि हमने 46% अंक प्राप्त किए, फिर भी हम 10 अंक से रह गए, यानी ये 10 अंक प्लस का है। ठीक, उसके बाद हमने 52% अंक प्राप्त किए, 52% अंक प्राप्त किए, और फिर जो है 52% हमने अंक प्राप्त किए, फिर हम 8 नंबर अधिक लेकर आए हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये तो गलती हो रही थी यार, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 6% का मान 18 है, तो 1% का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6×3 = 18। ठीक, 1% का मान आ गया 3। कितना आ गया, 1% का मान 3 आ गया ना। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, टोटल आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। यानी कि आप 52% -8 निकाल दीजिए, 46% +10 निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1% की वैल्यू 3 है, और आपको तो केवल पासिंग मार्क्स चाहिए ना, पासिंग मार्क्स तो ये भी है आपके, 46% +10, और यहाँ 52%, 52% -8। तो आप 52% निकालिए, 3 का कर दीजिए आप 52 में मल्टीप्लाई, -8, यही आपका राइट आंसर होगा। 3×2 = 6, 3×5 = 15। 156 में से 8 कम किया तो कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका कितना, 8, 148। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, उस गड़बड़ी के कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यदि दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% से बढ़ती है, और तीसरे वर्ष में 22% से घट जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो 15,625 है। कितनी है, 15,625, 15,000, 15,000, 15,625। ठीक है, 15,625 इतनी जनसंख्या है, 8% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 108/100 इंटू 12% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 112/100 इंटू 22% की दर से घट रही है, यानी कि ये 80 और 78, 78, 78%। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 4 से हो रहा है क्या, 13×6 = 78, 13×6 = 78, मतलब 6 बार तो जा रहा है, 6 बार तो जा रहा है, लेकिन हमें 4 से मतलब है, 4 से ये जाएगा, 4 से 4×2 = 8, 4×8 = 32, 4×2 = 8, और बचा कितना, 4×8 = 32, ये चला गया 25 बार। कितनी बार, 25 बार।
25 से डिवाइड करेंगे, 25 छंग 150, ठीक है, बचा कितना 6, 62 हो गया, 25 दूनी 50, 25 पंच 125, बहुत ही शानदार। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और ये कितना बार जाएगा 7 बार। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है। ये ऊपर वाला है, ध्यान रखिए। फिर इस 25 से आप इसको भी आसानी से 4 बार डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब 4 बार डिवाइड किया तो 4 से आप ये भी काट सकते हो, 4 दूना 8, 4 7 28, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचता है मेरे भाई 78 इंटू 27 इंटू का 7, ठीक है। तो बस हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 8 दूनी 16, 16 का लास्ट में 6 और 7, यानी 7 6 42, ये भी नहीं हो रहा यार। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये है ना 42 में लास्ट में 2 वाला, ठीक है। फिर इसको कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक, चलिए इंटू कर लेते हैं। इंटू करने पे क्या आएगा मेरे भाई? इंटू करने पे 7 8 56, हासिल का आया 5, 7 7 49, 49 और 5 54, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 दूनी 16, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6 10 हासिल आया 1, 10 और 1 11 हासिल आया 1, ठीक है। 7 7 छंग 42 हो गया, आ गया ना? बिल्कुल। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 42। इस हिसाब से तो आंसर कुछ और आ रहा है, जबकि आंसर कुछ और आना चाहिए। हम्म, चलो चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ तक तो सब ठीक है। 78 इंटू 27 इंटू 7 बचता है, 78 इंटू 27 इंटू 7 बचता है, 27 इंटू 78 इंटू 7, 7 7 49, हासिल आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब बचा आपका 78, 8 नाम 72, हासिल आई 7, 8 8 64, 64 और 7 हो जाएगा आपका 71, हासिल आई 7, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 7 नाम 63, 7 8 56, 6 62 और 7 6 13, 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 4, 147 42, यही आ रहा है। ये हो सकता है 47 42 हो, ठीक है। अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, वो कहते हैं ना, आंसर जो आ रहा है ना वो यही आ रहा है, बस लास्ट का 2 गायब है यहाँ से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 147 42, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस क्लास का, फिर उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए आ जाइए जरा, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा? बताइए कि भाई आपको x और x प्लस 1 का एलसीएम बताना है, ठीक है। हाँ, इन दोनों का आपको एलसीएम बताना है। तो भाई इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो यही होगा, x और x प्लस 1, क्योंकि एलसीएम क्या रहता है? एलसीएम जो है वो दोनों संख्याओं को लेता है। क्या लेता है? दोनों संख्याओं का लेता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। और दोनों में कौन सी होने वाली है? x x प्लस 1। क्यों? कि जब आप x से डिवाइड करोगे तो भी भाग जाना चाहिए, x प्लस 1 से करोगे तो भी भाग जाना चाहिए, बाकी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिनमें भाग जा रहा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा? चलिए बताइए। 67.69, 5.12, 0.89, 31.88 बराबर क्या? ये आपके चारों ऑप्शन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। हाँ जी, देखिए अगर हम बात करें तो ये लगभग कितना है, इसको 68 लिखें? जी गुरु जी। इसको इसको 5 ही लिखो मेरे भाई, 5, क्योंकि 5 के बाद क्या है? पॉइंट के बाद क्या है? 1, 1 हो तो पहले वाले ही ले लेते हैं, या पॉइंट के बाद 6 था तो बाद वाला, ठीक। यहाँ से माइनस का जो है, माइनस का 9 आ जाएगा, 0.9, 0.9 माइनस का 0.9, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 32, डिवाइड है ये,
ठीक है, ये डिवाइड है 32। ठीक है, अब आपको बताना है भाई कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसको भी लगभग 1 ले लें तो कोई समस्या है क्या? ले लीजिए, इसको भी आप लगभग 1 लीजिए, क्योंकि 0.9 था ना, लगभग 1। ठीक, तो यहाँ पर जो है पहले ऐड होगा, क्योंकि ये आपका इसका सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम लगता है, प्लस वाला। फिर आप बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 73 73 73 माइनस 1/32 1/32। ठीक है, अब आपको बताना होगा लगभग में आपका आंसर क्या होगा। लगभग में आपका आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 73 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे? कि आप एक को 32 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? सर बिल्कुल नहीं, 0 बाद पॉइंट लगाया तो 0 आया, फिर पॉइंट लगाया तो 0 आया, अब जाएगा कितनी बार जाएगा? 32 3 बार तो जाएगा, यानी कि 96 हो रहा है 4। तो यहाँ पर इसका मान क्या है भाई? ये तो आपका 73 है, माइनस का 0.03। अब ये भी लगभग 0 ही है ना, कुछ ज्यादा है नहीं, बस 73 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी हमसे लगभग में पूछा गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लगभग 73 के ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, 48 35 150। मान लो आप ये भी नहीं लगाओगे, क्या लगाओ, है कि नहीं? तो इस प्रकार हमने जो है वो 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे क्लास में हम 19 से स्टार्ट करेंगे 35 तक। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आती होगी। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी आरपीएफ एसआई के लिए आपके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, आप प्रॉपर आकर के क्लास लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।